अभी तो ये अपना सब्जेक्ट क्या है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग है ना, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2 भी बोलते हैं इसको। और आज का जो टॉपिक है वो है बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में या सीवेज ट्रीटमेंट में एक प्रोसेस होता है नेचुरली ऑकरिंग, जो कि जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस, है ना। अब ये बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है वो इस वीडियो में अपन देखेंगे। तो शुरू कर देते हैं। शुरू करने के पहले पहली चीज जो आपको दिमाग में लानी है वो ये है, किस किस तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं वेस्ट वाटर में, है ना। इम्प्योरिटीज, तो भाई क्या क्या इम्प्योरिटीज होती हैं वेस्ट वाटर में? केमिकल्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, सस्पेंडल, कॉलोइडल, और वो सेडिमेंटेड, और क्या होते हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं। मतलब सीवर कहाँ से आ रहा है, सीवेज हमारा, है ना, डोमेस्टिक है तो जो किचन से रिलेटेड केमिकल्स हैं, ऑयल्स, फैट्स, ये सब आ सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर आ सकता है, प्लांट्स, डेड एनिमल्स, ये सब आ सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ सकते हैं। अगर एग्रीकल्चरल वेस्ट आ रहा है तो फर्टिलाइजर्स वगैरह केमिकल्स आ सकते हैं। हर तरह की इम्प्योरिटी हमारे वेस्ट वाटर में आ सकती है। इसमें से जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, कौन सी इम्प्योरिटी में से ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बायोकेमिकल प्रोसेस जो है वो इन्हीं से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में क्या होगा कि दो तरह के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नेचुरली, बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, कोई एक मैटर है अगर वो बायोडिग्रेडेबल, हम कब बोलेंगे कि उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया कहीं और नेचुरली वो अपने आप डीके होता जाए और डिकम्पोज होते होते खत्म हो जाएगा और वो नेचर को कोई हार्म नहीं करेगा, है ना, वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब बायोलॉजिकली अपने आप डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक मैटर में जो बायोडिग्रेडेबल, इसमें से जो बायोडिग्रेडेबल इम्प्योरिटीज होंगी वो अपने सीवेज की या वेस्ट वाटर की जो स्ट्रीम है उसमें अपने आप ही डिकम्पोज हो जाएंगी, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल का मतलब ही ये है कि वो अपने आप डिकम्पोज हो सकती हैं। तो उसी के बारे में बात चल रही है, सीवेज की इम्प्योरिटीज में से ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, उसमें से बायोडिग्रेडेबल इम्प्योरिटीज। अब ये डिकम्पोज किस तरीके से होंगी, है ना। देखिए, डिकम्पोजिशन का मतलब या तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगी वहां पे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल इम्प्योरिटीज हैं उनमें कुछ ना कुछ मतलब केमिकल रिएक्शन के साथ वो डीके होती जाएंगी। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल प्रोसेस कहलाएगा, है ना। केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, उसको तो हम बोलेंगे क्या, केमिकल प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे मैं इस प्रोसेस को क्या बोल रहा हूँ, बायोकेमिकल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो जो रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट जो मिलेगा, तो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करना स्टार्ट कब करते हैं, जब वो एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी पे पहुंच जाए। तो हमारे जो वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स में ऑर्गेनिक्स डिकम्पोज होना स्टार्ट होते हैं कब, जब उनको भी एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी इनको कौन देता है, एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर माइक्रोब्स, ठीक है। इसलिए इसको बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अब बायोलॉजिकल टर्म आ गया है। जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक बायोलॉजिकल बीइंग्स हैं। तो ये सिर्फ केमिकल्स के बेसिस पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे बायोलॉजी भी इन्वॉल्व हो गई है, तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अब इसी को समझ लेते हैं डिटेल में, फिर आगे देखिए हम। हाँ, अब पहली बात तो ये कि ये माइक्रोब्स यहाँ कर क्या रहे हैं, है ना। जो माइक्रोब्स हैं
ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो उनका खाना है। ऑर्गेनिक मैटर पे ये माइक्रोब्स सरवाइव करते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी और उनका जो फूड है, उनका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ये ऑर्गेनिक मैटर है। इसको वो खाएंगे और अपने आप को ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, है ना। ये माइक्रोब्स का काम है। उनको कंज्यूम, ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रोब्स ने कंज्यूम किया और जब कंज्यूम किया फिर उनको तोड़ा तो दो चीजें बनी, एक एनर्जी और दूसरी चीज जो बनी वो था वेस्ट प्रोडक्ट, है ना। तो एनर्जी उन्होंने यूटिलाइज की अपने आप को रिप्रोड्यूस और ग्रो करने के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर दिया। ये पूरा प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, है ना। अब होता यह है, कोई भी लिविंग बीइंग है ना, वो खाना इकट्ठा करने, खाने, उससे अपने आप के लिए एनर्जी बनाने, प्लस अपने आप को ग्रो और रिप्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है, ये सारी चीजों को कंबाइंड अगर हम कर दें तो सम टोटल इस प्रोसेस का जो होता है उसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, किसी भी लिविंग बीइंग का खाना इकट्ठा करना, उसे खाना, प्रोसेस करना, उससे एनर्जी लेना, अपने आप को ग्रो करना उस एनर्जी के बेसिस पे और अपने आप को रिप्रोड्यूस करना, ये पूरी जो लाइफ साइकिल की उसकी प्रोसेस है, इसके सम टोटल को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म। इसको अभी तक भी पूरी तरीके से साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी काफी रिएक्शंस इन्वॉल्व है ना, कॉम्प्लिकेटेड। अभी हम इसको केवल आसान करके ऊपर ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे कि इन माइक्रोब्स के मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। ठीक है, अब आपके जो माइक्रोब्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड कर रहे हैं। यहां तक तो बात समझ में आ गई। तो ऑर्गेनिक्स प्लस माइक्रोब्स, है ना, ये चीज हो रही है। तो इससे क्या होगा? मेटाबॉलिज्म मैं बता रहा हूं कैसे होता है। इस पर्टिकुलर केस में ये जो मेटाबॉलिज्म है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। देखिए, मेटाबॉलिज्म में कई छोटे छोटे प्रोसेस और सब प्रोसेस होते हैं, है ना। हम पूरी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। उसको अगर मैं समझना चाह रहा हूं तो मैं उसको सिंप्लीफाइड वर्जन उसका एक बना देता हूं। इसमें जो पहली चीज होती है उसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट हो गए, पहला कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म उस प्रोसेस का नाम है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। समझा? खाना खाया, उससे जो एनर्जी बनाने का काम है वो ये है कैटाबॉलिज्म। ऑर्गेनिक्स प्लस माइक्रोब्स कैटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेगा? एनर्जी प्लस वेस्ट मटेरियल। जो बचेगा वेस्ट वो बचेगा। ठीक है भाई, ये बना दिया किसने? कैटाबॉलिज्म। और दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? नए सेल्स बनते हैं, उनकी ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होता है ना। तो ये वाला काम है, जो नए सेल्स की ग्रोथ होना और जो पहले से जो सेल्स हैं उनका मेंटेनेंस होना, या रिप्रोडक्शन होना प्लस मेंटेनेंस होना, ग्रोथ होना, ये जो पूरा काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, है ना। तो इसको आप कैसे भी ले लो, न्यू सेल्स, जो नए सेल बन रहे हैं उनको हम बोल देते हैं बायोमास, है ना। जो माइक्रोब अपने आप को डेवलप कर करके मास बढ़ाते जा रहे हैं, बायोमास बन रहा है। ठीक है, अब देखो आप, कैटाबॉलिज्म से एनर्जी जनरेट हुई, ये एनर्जी ऊपर ट्रांसफर हुई एनाबॉलिज्म में। ठीक है, दो पार्ट्स में ट्रांसफर हुई है ना, इसके दो पार्ट कर दिए मैंने। एक तो रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन, और दूसरी मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस। कहने का मतलब क्या है? कैटाबॉलिज्म से एनर्जी जनरेट हुई, वो रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यू सेल्स के लिए यूज हुई, उस प्रोसेस को बोल दिया एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब क्या होता है, जब तक माइक्रोब्स को खाना मिल रहा है भरपूर तब तक कैटाबॉलिज्म चल रहा है आराम से। लेकिन मान लेते हैं उनकी फूड सप्लाई बंद हो गई, जो ऑर्गेनिक मैटर था वो खत्म हो गया, ऑर्गेनिक मैटर, तब क्या होगा? जो उनके अंदर स्टोर्ड फूड है वो उसी को यूटिलाइज कर लेंगे, है ना। जो उनके अंदर स्टोर्ड फूड है वो उसी पे थ्राइव करने लगेंगे और उसी को एनर्जी प्लस वेस्ट मटेरियल में तोड़ने लगेंगे। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोजीनियस कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? एंडोजीनियस कैटाबॉलिज्म, है ना।
मतलब आंतरिक खुद ही में चालू हो गया कैटाबॉलिज्म। अब इस कैटाबॉलिज्म से भी एक एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी चली जाएगी यहाँ और यहाँ से ऊपर, और जो निकलेगा जो बचा वो हो गया रेसिड्यू, क्योंकि वो सेल ने खुद ही को खाना शुरू कर दिया, एनर्जी रिलीज हो गई, जो बचा तो रेसिड्यू बचा वो खत्म हो गया। ठीक है, ये अब इसके आगे देख लेते हैं। अब देखो कैटाबॉलिज्म और वो देख लिया अपन ने, एनाबॉलिज्म ना, एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही थी, आप एक चीज याद रखो, कैटाबॉलिज्म से एनर्जी जनरेट हुई और वो ट्रांसफर कहाँ हुई, एनाबॉलिज्म नाम के प्रोसेस में। ये एनर्जी यहाँ से वहां तक किस तरीके से ट्रांसफर होती है हम आगे देखेंगे, है ना। उसके पहले आपको इस रिएक्शन से संबंधित एक चीज और बताता हूँ कि कैटलिस्ट अपने को पता है क्या होती है। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, रिएक्शन की रेट इंक्रीज कर देती है, उसको और एफिशिएंट कर देती है, और एज इट इज बाहर आ जाती है ना, बाहर से इन्वॉल्व होती है ना, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उसका कहीं नहीं आता कोई कंट्रीब्यूशन, है ना। वो सिर्फ उसकी रेट बढ़ाने के लिए आती है ना। किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में वो रिएक्टेंट से मिलेगा, उसी सेम फॉर्म में वो प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगा, है ना, उसका कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन वो रेट बढ़ा देगा। ऐसी चीज को हम कैटलिस्ट बोलते हैं केमिकल। तो एंजाइम्स होते हैं कुछ, क्या होते हैं, एंजाइम्स। जो ये माइक्रोब्स हैं, इनके सेल्स में एंजाइम्स रहते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं इसी रिएक्शन में। जो ये माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे इस रिएक्शन में, वो एंजाइम काम करते हैं। अब होता क्या है, हर सेल के पास कई तरह के एंजाइम हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, जैसे कि हर पर्टिकुलर इम्प्यूरिटी के लिए कुछ पर्टिकुलर माइक्रोब्स हैं जो बेटर डिकम्पोज करेंगे उसको, ठीक है। अब उस माइक्रोब पे एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो उस सिचुएशन और उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में काम आता है एज एन कैटलिस्ट। तो हर माइक्रोब का अपना एक एंजाइम है जो पर्टिकुलर सिचुएशन में काम आएगा। ऐसे एंजाइम्स को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है, और ये नेचुरली माइक्रोब में प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी माइक्रोब ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जो उनके लिए नेचुरल नहीं है, जिसके लिए वो नहीं बने। तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, एक नए तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, है ना, नए तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उसे बोलते हैं एडेप्टिव एंजाइम। बात समझ आ रही है। कुछ एंजाइम्स नेचुरली हैं माइक्रोब्स में जो गिवन सिचुएशन में काम आते हैं, लेकिन अगर उस सिचुएशन में माइक्रोब नहीं है तो अपने आप कुछ नया एंजाइम बना लेता है, और उस एंजाइम को क्या किया उसने, उस सिचुएशन में अडेप्ट होने के लिए एक नया एंजाइम बनाया है, तो उसे हम बोलते हैं एडेप्टिव एंजाइम, है ना। और ये हो गया कॉन्स्टिट्यूटिव जो नेचुरली प्रेजेंट है। अब पॉइंट क्या है कि एंजाइम्स के बारे में क्या पढ़ रहे हैं हम, कि ये कैटलिस्ट का काम करते हैं लेकिन ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, और ये एक बेनिफिशियल चीज है। क्यों? क्योंकि अगर ये रिएक्शन में पार्ट लेते तो उसमें कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी बन रही है ना, वो उसमें वेस्ट होती। अभी क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी बन रही है वो पूरी तरीके से रिप्रोडक्शन और मेंटेनेंस में यूज हो पा रही है। मान लो उसी रिएक्शन में आपने एंजाइम को भी इन्वॉल्व कर दिया, वहां कुछ बॉन्ड्स बनेंगे, कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, नए सिरे से एनर्जी, माइक्रोब्स को अपनी कुछ एनर्जी वहां लगानी पड़ेगी, पर वो नहीं लगाते, है ना। तो एंजाइम सिर्फ कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। कहने का मतलब है सेल्स में, माइक्रोब में एंजाइम्स हैं पर वो रिएक्शन में पार्ट नहीं कर रहे। ये अच्छी बात है या बुरी बात है? ये अच्छी बात है ना, क्योंकि इससे सारी एनर्जी फोकस हो पा रही है कहाँ पर, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में, ठीक है ना। तो ये एंजाइम्स की बात थी। और ये दो तरह के एंजाइम्स है ना, एडेप्टिव और कॉन्स्टिट्यूटिव। अब इसके बाद एक कंपाउंड है ADP, है ना, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, फोस्फेट जो भी है ना, ऐसी कुछ स्पेलिंग होगी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये क्या होता है, ये नेचुरली लगभग सभी लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका नाम यहाँ क्यों लिया,
क्योंकि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से एनाबॉलिज्म प्रोसेस तक जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो इसी के थ्रू होता है, वो इसी के थ्रू होता है। कैसे होता है देख लेते हैं। प्रोसेस आप याद कर लो, एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे, ऑर्गेनिक प्लस माइक्रोब्स से, है ना। और यहाँ हो रहा था कैटाबॉलिज्म, और बन रही थी यहाँ पे एनर्जी प्लस वेस्ट। ठीक है, आगे का नहीं बना रहा हूँ, बस समझाने की बात चल रही है। यहाँ हो रहा था एनाबॉलिज्म, यहाँ बन रहे थे आपके न्यू सेल्स। ठीक है, यहाँ से एनर्जी जाती है। तो क्या होता है, यहाँ जो सेल्स हैं उनमें एडीपी प्रेजेंट है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसमें क्या करते हैं, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में एनर्जी बनती कैसे, जो ऑर्गेनिक मैटर आया है उसका डिकम्पोजिशन चल रहा है, तो क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेंगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो, है ना। बॉन्ड्स टूट रहे हैं, टूट रही है चीजें, डिके हो रहा है। कोई भी बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी है। ठीक है, इस एनर्जी का यूज करके एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक फोस्फेट जोड़ा जाता है और इसको बना दिया जाता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोल दिया एटीपी। ठीक है, यहां पे नेचुरली प्रेजेंट था एडीपी, एनर्जी भी यहां पे थी। कैसे थी एनर्जी, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट रहा था, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको तोड़ा जा रहा था माइक्रोब द्वारा, तो एनर्जी रिलीज हो रही थी, बॉन्ड टूट रहे थे। तो उस एनर्जी का यूटिलाइज किया, मेजर पार्ट उसका यूटिलाइज किया एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए, और इस एटीपी को ट्रांसफर कर दिया ऊपर। ठीक है, इस एटीपी को भेज दिया। यहां पे जब एटीपी पहुंचता है तो उसको दोबारा तोड़ देते हैं, जो एटीपी पहुंचेगा यहाँ पे उसको दोबारा तोड़ देते हैं एडीपी प्लस एक फोस्फेट में, और जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। मतलब यहाँ की एनर्जी से बॉन्ड बनाया, कंपाउंड को ऊपर भेजा, यहाँ पे उस कंपाउंड को तोड़ दिया, बॉन्ड को, जैसे ही बॉन्ड टूटा एनर्जी रिलीज हो गई, तो इधर से एनर्जी कहां पहुंच गई, ऊपर। कैटाबॉलिज्म से एनाबॉलिज्म में एनर्जी इसी मीडियम के थ्रू की जाती है ट्रांसफर, और उसके बाद ये एडीपी दोबारा भेज दिया जाता है कहां, नीचे। दोबारा ये एनर्जी बनती है, एडीपी एटीपी में बनता है, फिर एटीपी ऊपर जाता है, एडीपी में कन्वर्ट होता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से कैटाबॉलिज्म प्रोसेस से एनर्जी एनाबॉलिज्म प्रोसेस तक जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है कहानी। हाँ भाई, अब बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें क्या हो रहा है ना। तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन दरअसल होता है, या कैटाबॉलिज्म पे आ जाओ, यही हो रहा है सब कुछ। कैटाबॉलिज्म को ही समझ लेते हैं, है ना। अब तक ये बात समझ में आ गई कहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है और कहाँ बायोमास फॉर्मेशन हो रहा है ना। अब इसमें क्या होगा, देखो कई तरीके हैं ऑर्गेनिक मैटर को डीके करने के माइक्रोब पर। जैसे कि आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं उसका, है ना, या रिडक्शन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या उस कंपाउंड में एक ऑक्सीजन एटम जोड़ दिया, ऑक्सीडेशन हो गया, या उसमें से हाइड्रोजन निकाल लिया, ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन का ऐड करना या हाइड्रोजन का रिमूव करना, ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट क्या है, ऑक्सीडेशन को निकालना या फिर हाइड्रोजन को ऐड करना, इसे बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ये दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो सकता है और रिडक्शन। अब होता यह है कि ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, पहली चीज, और रिडक्शन वाली एनर्जी में कम एनर्जी रिलीज होती है नेचुरली। ठीक है, दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन वाली एनर्जी के रिएक्शन के बाद, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, है ना, जो कंपाउंड मिलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, अब जो बचा, है ना, वो कंपाउंड बड़े स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं, प्लस हमारे लिए उतने हानिकारक नहीं होते, हानिकारक होते हैं लेकिन उतने नहीं होते। कितने, जितने की
रिडक्शन वाली रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स बचते हैं वो, आई बात समझ में? ऑक्सीडेशन के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई वो ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना वो स्टेबल प्लस कम हानिकारक है, ठीक है। रिडक्शन के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई वो कम है, प्लस जो प्रोडक्ट बचा वो क्या है, हानिकारक ज्यादा है और स्टेबल नहीं है। एक मतलब जैसे जब कैटाबॉलिज्म में कर रहा था, ऑर्गेनिक प्लस माइक्रो, यहां से कहां पहुंचेगी बात, एनर्जी प्लस वेस्ट, तो इन्हीं की बात चल रही है ना। ऑक्सीडेशन में ये ज्यादा है और ये स्टेबल है, ठीक है, और रिडक्शन में एनर्जी कम है और ये प्रोडक्ट्स हैं वो अनस्टेबल है, ठीक है। इतनी सी बात। कहाँ कहाँ क्या क्या बनेगा और किस तरीके से हानिकारक है वो भी अभी देखेंगे, लेकिन अभी ये मेजर हो गया। तो अब भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, लेकिन डोमिनेट क्या करेगा, सीधी सी बात है ऑक्सीडेशन, नेचुरली, क्योंकि वो एफिशिएंट है ना। दो प्रोसेस एक साथ हो सकते हैं लेकिन एक ज्यादा एफिशिएंट है नेचुरली ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन ही होगा। लेकिन कब तक, जब तक ऑक्सीजन सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है ना। यहां से हमारे काम की चीजें स्टार्ट होती है, ऑक्सीजन पे बात आती है। जब तक जो सराउंडिंग है उसमें ऑक्सीजन अपनी अवेलेबल है तब तक क्या होगा, ऑक्सीडेशन डोमिनेट करेगा। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक कंडीशन। एरोबिक मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर। लेकिन अगर ऑक्सीजन की वो वैल्यू कम होती जाएगी कंटेंट, तो फिर रिडक्शन धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा और रिडक्शन से डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। हाँ, तो ये बात हम समझ गए हैं कि ऑक्सीडेशन ही डोमिनेट करेगी, जिसे हम बोलते हैं एरोबिक कंडीशन, जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल है ना। तो एरोबिक और एनएरोबिक, अब दो चीजें आ गई यहां से कहानी में, एयर की प्रेजेंस में या एयर की एब्सेंस में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब ऑक्सीडेशन कर रहा था, अब ये समझ लेते हैं पहले कि क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मतलब ये बात बोल तो दी कि इसके प्रोडक्ट हानिकारक हैं, उसके नहीं है, ये है वो है, लेकिन क्या है वो समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, देख लेते हैं क्या हो रहा है कैटाबॉलिज्म प्रोसेस में। सबसे पहले क्या है, प्राइमरी जो हमारे एनिमल्स हैं कि प्लांट लाइफ है ना, नेचर में ऑर्गेनिक्स की बात चल रही है, ये प्लांट लाइफ। प्लांट में क्या क्या होता है आपका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ठीक है, ये प्लांट लाइफ। इसमें होता क्या है, CO2 जाती है अंदर और O2 जाती है बाहर, ठीक है। प्लांट को कौन कंज्यूम करता है, या प्लांट लाइफ के बाद अगली चीज क्या आ गई, एनिमल लाइफ, ठीक है। इनमें क्या होता है, आपके प्रोटीन्स तो हैं, आपकी जो मतलब किससे मिलकर बने हैं अपन, और ये आपके फैट्स हो गए, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर्स की बात चल रही है ना, इनऑर्गेनिक, इनमें क्या क्या ऑर्गेनिक हो गए। और CO2, अच्छा O2 यहाँ अंदर चली गई, CO2 यहाँ बाहर निकल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आई अगली चीज, प्लांट और एनिमल वेस्ट है ना, जो एक्सक्रीटर है, ये भी ऑर्गेनिक है लेकिन ये डेड हो गया। ये दोनों क्या है, लिविंग है। अभी ये क्या है, लिविंग हो गए, है ना, समझ लो आप, ये अभी लिविंग की बात चल रही है और ये भी लिविंग की बात चल रही है ना। लिविंग प्लांट, लिविंग एनिमल और इनका वेस्ट। अब इतना ऑर्गेनिक मैटर है, इसका इतने ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट कराना है, तो ये जाके घूम फिर के तीन चीजों में होगा। एक तो कार्बोनेशियस, कार्बन से बना हुआ है, कार्बन जिसमें ढूंढते हैं, नाइट्रोजिनस और सल्फ्यूरस, है ना। ये तीनों क्या है, देखो ब्लू पेन उठा, प्लांट्स की डेथ हुई, यहां पहुंचे, एनिमल्स की डेथ हुई, यहां पहुंचे, वेस्ट भी डेड ऑर्गेनिक है, यहां पहुंचे। ये तीनों मिला के जो मिला वो क्या है, डेड ऑर्गेनिक्स। क्या है, डेड ऑर्गेनिक्स, है ना। ये समझ लो आप नेचुरल साइकिल क्या हुई, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ और उन दोनों का वेस्ट। प्लांट और लाइफ, प्लांट और एनिमल जिंदा है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिक्स है। मरने के बाद कहां पहुंचे, ये डेथ के बाद,
ये पहुंचे अपन डेड ऑर्गेनिक्स में, और ये वेस्ट। अब इन तीनों को मिलकर टोटल हम पे अब जो ऑर्गेनिक मैटर था जो भी, वो कहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया। कार्बोनेशियस मैटर है, नाइट्रोजनस मैटर है और सल्फ्यूरस मैटर है, ठीक है। अब इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, है ना, ऑक्सीडेशन। अब इसके डिकम्पोजिशन में क्या होगा वो देखो, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। 3 स्टेज में प्रोडक्ट्स बनेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या बनेगा, CO2 बनेगा, अमोनिया बनेगा, कार्बोनिक हाइड्रोजन, हर वाला बनेगा H2S, ठीक है, ये बन गया। इसको बोल दिया अपन ने प्राइमरी, मतलब शुरुआत में बने, फिर इंटरमीडिएट और फिर फाइनल बनेंगे ना। तो ये फर्स्ट स्टेज में ये बन गए। सेकेंड स्टेज और ऑक्सीडेशन हुआ। अब क्या बना, CO2 तो CO2 जाएगा, अमोनिया का बन जाएगा नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव, और H2S क्या है, सल्फाइड है, इसका बन जाएगा सल्फर। CO2 अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 नाइट्राइट सल्फर, है ना, ये बन गया सेकेंड स्टेज में। और जो फाइनल एंड प्रोडक्ट आया वो क्या आया, CO2 आया, नाइट्रेट आया, ये 3 नेगेटिव, एक और ऑक्सीजन ऐड हो गई, और ये आ गया SO4 नेगेटिव सल्फेट। तो CO2 नाइट्रेट सल्फेट, और ये तीनों चीजें फिर यहाँ मिल गई, और यहाँ से फिर साइकिल चल गई। अब इस साइकिल को समझ लो आप, है ना। साइकिल क्या हुई, यहाँ तक तो बात हो गई थी। इनका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुआ, C से CO2 बन गया, नाइट्रोजन में सल्फाइड, बढ़ते 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 फिर और ऑक्सीजन मिली, अगला ऑक्सीडेशन हुआ, फिर ऑक्सीडेशन हुआ, ये थर्ड एंड फाइनल स्टेज आ गई। यहाँ हमें जो प्रोडक्ट्स मिल गए ये हमारे स्टेबल प्रोडक्ट्स हैं। क्या है, स्टेबल प्रोडक्ट्स। इसके बाद ऑक्सीडेशन नहीं होगा इनका, ठीक है। अब ये जो साइकिल आपको दिख रही है ना, ये तब है जब एरोबिक कंडीशंस रहेंगी। समझ लो बात को, ये पूरी साइकिल कब होगी, जब एरोबिक कंडीशन, मतलब एरोबिक कंडीशन में जो नेचुरल साइकिल है कार्बन की, सल्फर की और नाइट्रोजन की, वो इस तरीके से पूरी होती है कि फाइनल एंड प्रोडक्ट्स जो हमें मिलते हैं वो ये मिलते हैं, जो कि स्टेबल हैं और कम हानिकारक हैं, ठीक है। अब यही चीज ऑर्गेनिक्स के डिकम्पोजिशन को मैं एनारोबिक कंडीशन में दिखाऊंगा, तो ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, ये चेंज हो जाएंगे। प्लांट लाइफ वही रहेगी, एनिमल लाइफ वही रहेगी, वेस्ट वही रहेंगे। यही 3 तरह के हमें डेड ऑर्गेनिक्स मिलेंगे, और इनका जब ऑक्सीडेशन होके या डिकम्पोजिशन होके यहाँ तक हम आएंगे, तो हमें प्रोडक्ट्स कुछ और मिलेंगे एनारोबिक कंडीशन में, जब ऑक्सीजन की कमी है। उस कंडीशन में कैसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फिर उन प्रोडक्ट को जब हम इन प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनारोबिक कंडीशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्यों नुकसानदायक है, ठीक है ना। अब देखो ये एरोबिक की कंडीशन हो गई इसी चार्ट में, है ना। इसी चार्ट में बताता हूं, अगर ये एनारोबिक होता तो क्या होता, निकालो। इस एरोबिक को अपन ने क्या कर दिया, एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन अगर आएगी तो ये साइकिल किस तरीके से चेंज होगी, इसके इनिशियल, इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट्स किस तरीके से चेंज होंगे वो देख लेते हैं। देखो यहां CO2 बन रहा है, बन गया। यहां बनेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स, यहां बन गया सल्फाइड, ये फर्स्ट स्टेज प्रोडक्ट हो गए, है ना। और ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन अभी कम है ना, ये समझ रहे हैं अपन बात को। यहां आके बन पाएगा इसमें अमोनिया, उसमें पहली बार में बन गया, है ना। आप इन चीजों को तो ध्यान देते जाना, अभी और मैं बात कर लूंगा। और यहाँ बनेंगे कुछ और तरह के सल्फाइड्स, ये भी सल्फाइड ही है, ये भी सल्फाइड है ना, ठीक है। इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, ये मैं हटा के थोड़ा लिख देता हूँ। यहाँ फाइनल प्रोडक्ट थोड़े ज्यादा बन रहे हैं। एक तो आपका बन गया CO2, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन में आपका एक अमोनिया ही बन जाएगा। एक चीज बनेगी ह्यूमस, है ना, एक बनेगी मीथेन, और एक आपकी H2S, ठीक है। ये आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे फाइनल एंड प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स, है ना, समझ तो गई हो। तो भाई ये एनारोबिक कंडीशन में हुआ, क्या हुआ देख लो कि
जो हमारे फाइनल एंड प्रोडक्ट्स आए एनारोबिक कंडीशन में, उनमें एक तो H2S है जो पॉइजनस भी है, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, रॉटन एग की स्मेल होती है ना, सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, फ्लेमेबल भी है। अमोनिया भी नुकसानदायक तो है ही, ऊपर से इसकी भी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल। ह्यूमस हमें मिलेगा। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस वो हिस्सा होता है जो खाद जिसे कह सकते हैं, जैसे जंगल में मिट्टी के ऊपर पेड़ों के पत्ते, जानवर मरे हुए गिर गिर के सड़ सड़ के जो ऊपर की जो सरफेस बनती है ना, मरे हुए ऑर्गेनिक्स की जो डिकम्पोज होने के बाद जो चीज बचती है, जो कंपाउंड बचते हैं ना, वो बड़े फर्टाइल होते हैं। वो ह्यूमस भी मिलेगा आपको, कचरा भी कह सकते हैं इसको अभी, और ये CO2 मिलेगी। वहां पे हमें क्या मिल रहा था? CO2 मिल रहा था, नाइट्रेट और सल्फेट मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि पानी में नाइट्रेट है तो बहुत अच्छी बात है ना, ये सल्फेट है तो बहुत अच्छी बात है। CO2 रिलीज होनी है गैस के फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनसे कंपेयर करें अगर उनको, तो ये ज्यादा बेकार है ना। तो यहां से हमें क्या बात समझ में आ रही है कि एरोबिक डिकम्पोजिशन के एंड प्रोडक्ट्स स्टेबल हैं और अच्छे हैं, एनारोबिक के नहीं। और ये हमारी लिए अच्छी बात है कि नेचुरली एरोबिक प्रोसेस ही डोमिनेट करता है जब तक ऑक्सीजन अवेलेबल हो। ठीक है, अब इसी को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। ऐसे समझो आप, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर है एरोबिक और एनारोबिक दोनों के पास, है ना, ये दो बना दिया मैंने डिब्बे, ये टोटल एनर्जी हो गई। ये हो गया एरोबिक और ये हो गया एनएरोबिक। ठीक है, ये एनर्जी है, सेम है दोनों। ठीक है, ये टोटल एनर्जी है। तीन जगह एनर्जी जानी है, कहाँ कहाँ? एक तो रिलीज हो जाएगी कुछ एनर्जी वेस्ट हीट के तौर पर, है ना। दूसरा बायोमास बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा बायोमास मतलब जो सेल्स रिप्रोड्यूस होके अपने आप को और बनाते जा रहे हैं ना, वो बन जाएगा। और तीसरी चीज जो बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? हमारे जो वेस्ट बन रहा है एंड प्रोडक्ट्स, उस वो बन जाएगी। कहने का मतलब इस एनर्जी के तीन जगह यूटिलाइजेशन होना है। एक यूटिलाइजेशन हुआ बायोमास क्रिएशन में, ऊपर वाला, ठीक है। एक यूटिलाइजेशन हुआ वेस्ट हीट में, रेड कलर से शो कर दिया। ठीक है, एक यूटिलाइजेशन हुआ आपका एंड प्रोडक्ट्स में जाके वो एनर्जी स्टोर हो गई, है ना। एंड प्रोडक्ट्स में वो एनर्जी स्टोर हो गई, वो ये हो गई ब्लू वाली। चलो ब्लैक ही कर देते हैं। इस तरीके से तीन बनानी है। अब ये डायग्राम में एरोबिक और एनारोबिक के लिए बनाऊंगा तो कैसे बनेगा आप देखना। ऐसा कुछ डायग्राम बनता है एरोबिक के लिए, मतलब जो हीट, जो एनर्जी थी, उसका सबसे बड़ा हिस्सा यूज कहां हुआ? बायोमास बनाने में, बायोमास बनाने में। फिर छोटा सा हिस्सा कहां यूज हुआ? वेस्ट हीट, वेस्ट हीट। और एक हिस्सा कहां यूज हुआ? जो उसके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनमें एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी बची वो ये है, फाइनल प्रोडक्ट्स की एनर्जी ये हुई। ठीक है, अगर मैं एनारोबिक में जाऊं तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर एनारोबिक में दूंगा तो क्या होगा? इतना हिस्सा जाएगा बायोमास में, वेस्ट हीट में लगभग सेम जाएगा, ये गया आपका बायोमास में, बायोमास। ठीक है, ये आपका गया वेस्ट हीट, सेम है दोनों में, वेस्ट हीट है ना, वेस्ट हीट। और ये जो है ये आपका गया जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं उनमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गए, है ना, फाइनल प्रोडक्ट्स में। तो कहने का मतलब ये है, बस आप इन दोनों को डायग्राम से भले ऐसा कम ज्यादा बन गया होगा, स्केल लेके तो बनाया नहीं, जितनी एनर्जी एरोबिक प्रोसेस बायोमास बनाने में लगाता है ना, उतनी एनर्जी ये फाइनल प्रोडक्ट में ऐड कर देता है। कहने का मतलब इसके जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनमें ज्यादा एनर्जी है, इसके फाइनल प्रोडक्ट में कम एनर्जी है। और ये बात हमेशा अपने को मालूम है, जिस चीज में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा वो अनस्टेबल होगा। तो एरोबिक प्रोसेस में
जो फाइनल प्रोडक्ट में एनर्जी जा रही है पूरे प्रोसेस की, वो बहुत कम हिस्सा जा रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है। इसके फाइनल प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी है और इसके फाइनल प्रोडक्ट में कम एनर्जी है। तो इसके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल है, इनमें एनर्जी ज्यादा है, ये अभी और डिकम्पोज डीके हो सकते हैं, ठीक है। और बायोमास बनाने में ये कम दे पा रहा है। तो यहाँ से भी हम एफिशिएंसी जज कर सकते हैं। वेस्ट हीट दोनों में लगभग बराबर रहती है, लेकिन इन दोनों का अंतर है, वहां बायोमास क्रिएशन कम होगा और फाइनल प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ बायोमास क्रिएशन ज्यादा होगा, तो एनर्जी का सही जगह यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब आज हमने जो पूरा पढ़ा, ये आपका बायोकेमिकल प्रोसेस समझ में आ गया अपने को, है ना। माइक्रोब्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्यों हम केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं बोल रहे हैं, हम इसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहां से बात निकल के आती है, ये जो पूरा बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ, इसमें ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, तो कितनी पड़ी, उस ऑक्सीजन की जरूरत को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो पूरी साइकिल बनी है ना, कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन होके क्या प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यही सब जो वेस्ट वाटर में होता है माइक्रोब्स के अंडर, तो कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कितने ऑर्गेनिक मैटर को इस तरीके से डिकम्पोज होने में, किस तरीके से, जो हमने आज पढ़ लिया, उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और कितने तरह की ऑक्सीजन डिमांड होती हैं वो सब देखेंगे, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या टेस्टिंग है, क्या उसकी इक्वेशन है, डेरिवेशन है, वो सब देखेंगे, ठीक है। एक चीज और जो इसी में हो गई आपकी कवर, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सल्फर साइकिल, एरोबिक प्रोसेस में और एनारोबिक प्रोसेस में, जो अभी हमने बनाई थी ना 2 साइकिल्स, उसी में तीनों, मतलब एक ही साइकिल में मैं तीनों एक साथ लेके चला था, है ना। सबसे पहले कार्बोनेशियस, फिर नाइट्रोजीनियस, फिर सल्फ्यूरस, और जो प्रोडक्ट बन रहे थे वो उसी तरीके से लिखे हुए थे, सबसे पहले कार्बन वाले, फिर नाइट्रोजन वाले, फिर सल्फर वाले, है ना। तो उसी डायग्राम से आपकी 3 साइकिल्स, है ना। एक टॉपिक है कि कार्बन साइकिल कैसी होती है, सल्फर साइकिल कैसी होती है, नाइट्रोजन साइकिल कैसी होती है, एरोबिक में क्या बनता है, एनारोबिक में क्या बनता है, वो दोनों चीजें उसी डायग्राम से पूरी होगी, ठीक है ना। तो अब आगे ऑक्सीजन डिमांड के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।